अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। इलेक्शन की डेट आ चुकी है, शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। केपी में अभी तक डेट क्यों नहीं आ रही है? जहां पे आ चुकी है वहां पे भी इफ्स एंड बट्स क्यों लटके पड़े हैं? अभी तक एक गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है कि इलेक्शन होगा या नहीं? अभी तक महफिलों में ये सवाल क्यों डिस्कस हो रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। और जो इलेक्शन कमीशन भी मीटिंग्स कर रहा है उससे क्या नतीजे निकल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसी दौरान इस पर भी बात करेंगे कि क्या तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगी या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज साहिबा के लिए कुछ और है और इमरान खान साहब इन दिनों कुछ और शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाने दे रही। और उसके ऊपर हमने रैली भी देखी जो पीटीआई ने निकालनी थी और फिर जो वहाँ पे वाक़या हुआ, उनका कारकुन भी शहीद हुआ। अफसोसनाक वाक़यात उस दिन भी रूनुमा हुए। लेकिन इन तमाम तर बातों के साथ साथ जहाँ मरियम ये कह रही हैं कि पहले पलड़े इंसाफ के बराबर होंगे फिर इंतखाब होगा, जबकि दूसरी तरफ PMLN इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में कुछ ना कुछ काम कर भी रही है। जैसे इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के टिकट के लिए दरख्वास्तें भी मांग ली गई हैं। तो क्या PMLN में भी कोई 2 पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस पे हैं? इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ, लेकिन इससे पेशतर कि मैं इमरान साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको आज हम ख़ास तौर पर वेलकम करेंगे इरशाद अहमद आरिफ साहब को। सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। इरशाद अहमद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें वक्त दिया। आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैं पहले इमरान साहब से एक कमेंट लूँ और फिर आपकी तरफ आती हूँ। इमरान साहब, आज भी इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत हुई है और वजारत ख़जाना से भी उन्होंने पैसे मांग लिए हैं। अब तमाम वकला हजरात इस बात पर बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं कि तमाम इदारे पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, लेकिन फिर भी ये गैर यकीनी सूरत हाल आखिर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुल्की आला तरीन अदलिया है उससे बड़ा तो ऊपर कोई प्लेटफार्म नहीं है। उन्होंने पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी अनाउंस कर दी कि ठीक है जी, हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा देंगे पंजाब में और KP में, दोनों जगहों पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इस पे फिर हम ये करेंगे कि जो गवर्नर हैं वहाँ पे KP में वो एक अपनी डेट देंगे और उसके बाद होगा पंजाब में हम करवा दें। मुझे आप ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन अकेला इनेकाद कर सकता है? आपने जैसे खुद अभी जिक्र किया कि जनाब सिक्योरिटी के हवाले से भी इजलास हुआ। अब उसमें क्या हुआ? जो सबसे अहम इदारा है सिक्योरिटी का, उसके सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, लाहौर और KP, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मुल्की हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं कि इन हालात में इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती या इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी आ जाते हैं वजारत ख़जाना की, आपने बात की। इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगे हैं पूरे इलेक्शन के लिए 65 अरब और ये पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए 20 अरब। उन्होंने उन्हें सिर्फ 5 अरब रुपए दे दिए और कहा जी ये लो बच्चों खेल लो। अब 5 अरब में इलेक्शन तो नहीं होगा ये फिर कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ फरीक जाता है, दरख्वास्त देता है, वो सुप्रीम कोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन को बुलाएगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा जनाब हम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी बिना पे हमने करवाना है, जिनके जोर पे हमने कराना है, जिनकी मदद से हमने करवाना है, वो हमें पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे। तो यहाँ पे शायद ना पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तानियों की बदनसीबी ये है कि हर सीधे काम को भी उल्टे तरीके से करने की आदत पड़ गई है। ठीक है भाई, अगर इलेक्शन करवाने हैं, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक आपको करवाना होंगे। आप कान इधर से पकड़े हैं उधर से, अगर आपने वो 100 प्याज और 100 जूते वाली बात करनी है तो वो अलग बात है। अदरवाइज इलेक्शन जो हैं वो आप करवाएं वक्त पे, फिर जो जिनसे अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत संभालें। बिल्कुल ठीक। इरशाद अहमद आरिफ साहब, क्या वाकई मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कोई 2013 से भी बदतर है कि उस वक्त तो इलेक्शन हो गए थे और आज इलेक्शन नहीं हो सकते? और अगर है भी बिलफर्ज, ये भी हम आर्ग्यूमेंट मान लें कि थ्रेट्स हैं, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस तो इसीलिए होती हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक पुरअमन माहौल फराहम करें, सिर्फ ये बताने के लिए तो नहीं होती कि भाई ये इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि जी थ्रेट्स हैं। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? ये जवाब क्या काबिल कबूल है? ये सराइकी में कहते हैं मन पलीत हुज्जतां ढेर कि अगर आपकी नीयत खराब हो
तो आपके पास बड़े दलाइल जमा हो जाते हैं। ये सब कुछ आइन से इन्हिराफ की राह हमवार की जा रही है। ये इशू इलेक्शन से ज़्यादा आपको ज़रा संजीदगी से सोचना होगा कि इस मुल्क में आइन से इन्हिराफ के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और रिवायत डाली जा रही है। इस मुल्क में जमहूरियत को नाकाबिल अमल चीज़ साबित किया जा रहा है। इस मुल्क में इलेक्शन की जो रिवायत पड़ चुकी है, कम अज़ कम 8 से अब तक बाकायदगी से 3 इलेक्शन हो चुके, चौथा होने जा रहा है, उस रिवायत को तोड़ा जा रहा है। और ये जो हमारे बच्चे जमूरे हैं, सियासतदान और जमहूरियत पसंद और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वाले, ये इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरह ये छोटे से बच्चे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वरना देखें, पाकिस्तान में 8 में जब इलेक्शन हुए तो क्या सूरत हाल थी। एक साबिक वज़ीर आज़म बाकायदा कत्ल हो चुकी थी। ये नहीं था कि खतरा था, अंदेशा था। आज मैं किसी टीवी पर देख रहा था कि जी वो बिलावल को खतरा है, इमरान खान को खतरा है। भाई उस वक्त तो वाक़या हो चुका था, 2 बड़े वाक़यात हो चुके थे, कारसाज का और लियाकत बाग का। एक वज़ीर आज़म कत्ल हो चुके थे, इलेक्शन तो फिर भी हो गए थे। लेकिन अच्छा, उससे पहले हमारे यहाँ, उसके बाद आज तक हमारी मईशत कब सुधरी है? और हमारे यहाँ दहशत गर्दी तो पिछले 20 साल से चल रही है। तो इसका मतलब है फिर तो ये 4 इलेक्शन 3 इलेक्शन जो हो चुके हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। ये सारी बदनीयती है। ईरान में 1980 से लेकर आज तक वहाँ जंग भी होती रही, खाना जंगी भी होती रही। एक दफ़ा पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया, एक दफ़ा उनके सदर और वज़ीर आज़म मारे गए। इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं हुए, ताख़ीर का शिकार नहीं हुए। तुर्की में अभी ज़ल्ज़ला आया है, 40,000 लोग उसमें शहीद हुए हैं। 10 मई को ऐलान हो गया है कि इलेक्शन होंगे। जो कौमें इलेक्शन कराना चाहती हैं उसके लिए ना मैशत की मसला होती है, इनके अल्लों तल्लों के लिए फिर तो ये हुकूमत भी ख़त्म कर दें, ये भी बहुत बड़ा बोझ है, माशी बोझ है हमारे मुल्क पर। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुल्क तो उसके बगैर भी, हुकूमतों के बगैर भी यहाँ चलता रहा है। ये कौन सी ऐसी बात है? तो मेरा ख्याल है कि ये गलत आर्गूमेंट है। एक दफ़ा अगर आपने आइन को तोड़ दिया या आइन से इन्हिराफ का रास्ता खोल दिया तो फिर और बहुत कुछ होगा। और उसकी सबसे ज़्यादा सज़ा 2 तबकात को होगी, एक सियासतदानों को मिलेगी, एक मीडिया को मिलेगी। आज जो लोग बैठ के मीडिया पर वकालत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये आइन जो है और ये जमहूरियत जो है हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, और सियासतदानों के लिए, जो सियासतदानों को लूट मार की मौका मिलता है और ये सारा कुछ अपने अल्लाह ताला जमहूरियत में होते हैं ना। इलेक्शन की पैदावार है ये आइन भी, ये जमहूरियत भी, ये पार्लियामेंट भी। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, आप नहीं समझते कि जो सारी सूरत हाल आपने खींची है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद सियासतदान भी हैं। ये खुद ऐसा माहौल नहीं पैदा कर रहे, आज खुद ऐसा माहौल नहीं पैदा कर रहे और जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहे। हाँ जी, सारे तो सियासतदान ही नहीं चाह रहे ना, असल बात तो वही पे है। गौर फरमाएं, एक गौर फरमाएं कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला, जिस मुल्क का वजीर दिफा, जिस मुल्क का वजीर आजम, जिस मुल्क का वजीर खारजा, जिस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हूँ कि इस मुल्क में दहशत गर्दी है, या कह रहे हूँ कि जी हम फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा के इस मुल्क में इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, वहाँ कोई सरमायाकारी हो सकती है? वहाँ कोई गैर मुल्की आप पर एतमाद कर सकता है कि ये तो गैर महफूज मुल्क है, ये तो डिफॉल्ट कर चुका है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो डिफॉल्ट की सूरत में लगती है ना। आप दुनिया को ये दावत दे रहे हैं, सिर्फ छोटे से सियासी के लिए दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और ये मुल्क इस कदर तो इस वक्त सियासी मफाद जो है वही हमें बिल्कुल मुकद्दम नजर आ रहा है हर चीज के ऊपर। भले वो कौमी मफाद की बात हो, आइन की बालादस्ती की बात हो, हर चीज को एक तरफ रख दिया गया। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा, पैसा लाएगा? सर बहुत अच्छे पॉइंट है। मुझे चौधरी साहब को भी जरा शामिल करें। सिर्फ एक लाइन में करना चाहता हूँ, फिर हम चौधरी साहब की तरफ जाते हैं कि देखें मौजूदा हुकूमत की जो तस्वीर खींची शाह जी ने वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो इमरान खान साहब थे वो क्या कहते थे? सर अभी तो ये बात हो रही है ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, खुद तस्वीर पूरी दुनिया में पेश करते थे कि हमारे से ज्यादा करप्ट कौम ही कोई नहीं है, खबरदार यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देना आ जाना। अब ये इस वक्त तो उस पर बात हम करें कि इलेक्शन किस तरह से डिले किए जा रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब जो ये बात इस वक्त इरशाद अहमद आरिफ साहब ने की है कि बहाने तराशे जा रहे हैं, जवाब बनाए जा रहे हैं,
तो ये आईनी और कानूनी तौर पर क्या इसकी ऊपर क्या हो सकती है कार्रवाई? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इदारे ताउन नहीं करेंगे उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है कि आप क्यों नहीं ताउन कर रहे। पहले तो इस पे मुझे जरा थोड़ी सी लीगल ओपिनियन चाहिए, फिर इस पर हम आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन भी लेंगे। जी सर। कानूनी और आईनी तौर पे बुलाया तो जा सकता है, बुलाएगा कोई नहीं। जिस तरह से उनकी जलसे में बाकायदा एक मुहिम के साथ, बाकायदा एक सोची समझी स्कीम के तहत, और कुछ हैं यहाँ पे एलिमेंट्स जो आइन से बड़े हैं, उनकी फुल बैकिंग के साथ ये मामला हुआ है। तो जो इदारे तावन नहीं करे, मैं इस पे भी थोड़ा सा मैं इस पे एग्री नहीं करता हूँ। आज उस मीटिंग के बाद आरओज़ लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, दो के इसमें जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। और पहलू तही उनका एक आंसर नज़र आता है कि आरओज़ उनको अपने जजेस को देना चाहिए था, कि बिकॉज जजेस के ऊपर बाहर तौर पे एक एतमाद का आंसर होता है। ब्यूरोक्रेसी से जो लोग लिए गए हैं वो इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन की शफाफियत पे लाजमी तौर पे हरफ आएगा। जो इदारे तावन नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी भी पावर्स हैं, वो उनको बुला सकते हैं और कह सकते हैं। इलेक्शन करवाना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है, ना सिक्योरिटी का कोई मसला है, ना कोई और मसला है। सिर्फ मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर गई है हर चीज़, और वो समझते हैं कि इलेक्शन करवाए तो शायद वो दोबारा आ जाए और मामलात गड़बड़ हो जाए। लिहाजा उससे खौफ का आंसर जो है वो झलकता है। बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही जिसके पीछे कोई मंतक हो, कोई दलील हो, कोई अकल को या किसी की को आप परसुएड कर सकें, किसी को ये मुतमईन कर सकें। तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। लेकिन इमरान साहब इसमें एक जो अब चीज़ है वो ये कि ये बातें ठीक हैं कि जो हुकूमत क्या चाह रही है और ओपोजिशन क्या चाह रही है, उनको सूट करता है इलेक्शन हो, उनको सूट करता है इलेक्शन ना हो, लेकिन आइन के मुताबिक अब तो होने चाहिए क्योंकि जो सिचुएशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले ये चीज़ हो, फिर जो है वो इलेक्शन हो। अब इमरान खान साहब ने ये बताया कि जी साजिश ये थी कि उनको बिल्कुल आउट किया जाए, कहीं बलूचिस्तान में फेंक दिया जाए, पार्टी के ऊपर दबाव डाल कर तोड़ा जाए, फिर इलेक्शन में जाया जाए। और मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि इंसाफ के पलड़े बराबर हों तो फिर जो है वो इलेक्शन में जाया जाए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलती नजर आ रही है आने वाले इलेक्शन में? ये मामला वही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे। दोनों फरीक जो है ना, जो मैंने पहले भी बात की थी ना, वो इसीलिए की थी कि ये दोनों फरीक क्या चाहते हैं। मरियम नवाज ये चाहती हैं, मुझे शुरू से कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसी तरह से इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए और उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को यहाँ वापस आए, वो उनकी नाअहली ख़त्म हो और फिर वो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। उसी तरह अब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि गलियां और जनसुंजियां में मिर्जा यार फिरे, कि वो एक ऐसा बयानिया बना लेते हैं जिसका कहीं चाहे वजूद नहीं। वो क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब क्या डिमांड्स कर रहे हैं? वो ये उनकी डिमांड आपको नहीं पता, वो रोज एक ही डिमांड करते हैं। वो तो एक डिमांड करें इलेक्शन करा दें, इसके अलावा क्या? नहीं, इलेक्शन तो करवा दें, बिल्कुल करवा दें, लेकिन वो भी इलेक्शन अपनी शराइत पे चाहते हैं। देखें, इलेक्शन जरूर हो, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को रोज़ मुतनाज़ बनाते हैं, वो रोज़ाना मुख्तलिफ इदारों को मुतनाज़ बनाते हैं। यानी कि वो ये इमरान खान साहब की या उनके साथियों की बात सुने तो सिर्फ उन्हें मुल्क का दर्द है, उसके अलावा पाकिस्तान में किसे नहीं। अगर उनकी बात सुने मुस्लिम लीग नून या PDM की, तो वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा मुहिब वतन कोई नहीं। मेरा पॉइंट आज सिर्फ ये है, पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहता हूँ कि खुदारा ये होश के नाखून लें। हमारे सियासतदान अपने इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर बड़ी तबाही होगी, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि फिर इनके में से किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगी। और मैं इरशाद आरिफ साहब की इस बात से 1000% मुत्तफिक हूँ। फिर ये कहने के भी उसमें पोजीशन में नहीं होंगे कि अब ये जो गैर जमहूरी लोग आ गए हैं इसकी वजह क्या। चलें, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा तो जिस तरह मर्जी चाहे जिधर मर्जी पंजाब में कैंपेन्स भी कर रही हैं, टीवी पे उनकी लंबी लंबी तकरीरें नशर भी हो रही हैं, चाहे उसमें अदलिया के खिलाफ बड़ी सख्त ज़बान होती है फिर भी होती हैं।
लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई रैली निकालने लगती है तो उसके ऊपर जो सूरत हाल बनी वो सबने देखी, तो उससे ये लग रहा है आपको कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी दोनों जमातों को, जबकि वैसे पीएमएलएन इसको लेवल प्लेइंग फील्ड को किसी और तरह ही देख रही है, उन्हें लगता है उनसे कोई ज्यादती हो रही है। नहीं देखिए गुजारी, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, वो दोनों अपने साथ ज्यादती समझते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उसी तरह से है कि मरियम नवाज साहबा जो है, मैं समझता हूँ कि अगर उनको आपकी राय क्या है? मैं तो आपकी राय, वो तो उनका दोनों का मौक़िफ़ अपना अपना है, आपकी राय क्या है? मेरी ज्यादती किसके साथ हो रही है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, खास तौर पे मिडिल क्लास के साथ ज्यादती हो रही है। महंगाई देखें, आज भी आपको बिजली बम दोबारा गिर गया। चलें जी, शाह साहब से इसी बात पे, शाह साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड, हर कोई कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, आपको मौजूदा इंतखाबात में कौन सी पार्टी विक्टिम नजर आ रही है, या कहां आपको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी दोनों को? ये ऐसी सिर्फ एक फिलहाल ऐसी सिचुएशन है, मामलात सही हो जाएंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ये पाकिस्तान की तारीख में जब से ये गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का तस्वुर आया है, उसके बाद ये पहली दफ़ा हो रहा है कि गैर जानिबदार निगरान हुकूमत जानिबदार भी है और उसका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। ये गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का तस्वुर उस वक्त आया जब हुकूमतें ऐसे बनाई जाती थी इलेक्शन कराने के लिए। पहली तो बात थी कि 1973 के आइन में ये था कि जी जो हुकूमत होगी, जो दुनिया में होता है कि जो हुकूमत होगी आउट गोइंग हुकूमत वही इलेक्शन करा के जाएगी। लेकिन जब 1977 में भुट्टो साहब ने इतनी बड़ी धांधली कर दी तो फिर यहाँ आया कि नहीं जी हुकूमत वो हुकूमत ना कराए, क्योंकि वो धांधली करके बैठी रहेगी तो नई हुकूमत। फिर नई हुकूमतें ऐसी बनी हुई जो ज़िया-उल हक ने, ग़ुलाम इसाक़ खान ने बनाई 1988 में, फिर 1990 में, फिर 93 में एक गैर जानिबदार हुकूमत है कि जिस पार्टी को जितवाना होता था उसके वजीर ले लिए जाते थे, उसके गवर्नर लगा दिए जाते थे, उसका वजीर आला लगा दिया जाता था और उसको जितवा दिया जाता था। शुरू से ही जुगाड़ में हम माहिर हैं। फिर ये तस्वुर आया कि नहीं जी नहीं, ऐसे लोग लगाए जाएं जो बिल्कुल किसी पार्टी से ताल्लुक ना रखते हों। ये 8 में भी ऐसी हुकूमत बनी, 13 में भी बनी, 18 में भी बनी। अब 18 वाली और 13 वाली हुकूमत पे और 8 वाली हुकूमत पे कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया, हालांकि उसमें भी जो लोग होते थे वो किसी ना किसी सियासी वाबस्तगी तो उनकी नहीं करते थे। खान साहब ने नजम सेठी पर कितना एतराज किया था सर, नजम सेठी पे तो बहुत एतराज हुआ था। नहीं देखिए, मैं आपको 1913 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो नजम सेठी भले आगे हूँ, लेकिन कुछ और लोग थे, ये हकीकत है। लेकिन नजम सेठी के अलावा जो उनकी कैबिनेट थी उन पर एतराज़ नहीं हुआ। किसी ने आके नजम सेठी समेत टीवी पे आके किसी एक पार्टी को मतून नहीं किया था कि जी ये गलत है और ये सही है। यहाँ तो ये हो रहा है कि बाकायदा टीवी पर आके बताया जा रहा है कि ये फलां पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, फलां की रैली पर नजम सेठी ने किसी रैली पर, किसी की रैली पर पाबंदी तो नहीं लगाई थी, लाठीचार्ज तो कभी नहीं हुआ था, ये कभी नहीं हुआ, ना 18 में हुआ ना 13 में, ये पहली दफा हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि सबके लिए मैदान खुला हो, सबको बराबर सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत हो, किसी के साथ ना ज्यादती हो रही हो ना किसी को फेवर किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ तो खुलम खुला ये हो रहा है कि इलेक्शन से ही इनकार किया जा रहा है। ये तो बाद की बात है ना, किसी की फेवर या किसी की मालूम। भाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें जिनका वजूद ही सिर्फ 90 दिन के लिए आया है वो मुखालफत कर रही हैं, वो कहते जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो गवर्नर वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन, ये आज का इजलास की जो बात हो रही है, आपका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है इलेक्शन और उनको एडवाइस उसके खिलाफ दी जा रही है? इलेक्शन कमीशन की मर्जी के एडवाइस दी जा रही है या इलेक्शन कमीशन लोगों की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है? और यही ज्यादती होती है, यही नाइंसाफी होती है और इसकी वजह से जमहूरियत भी ख़त्म हो रही है इस मुल्क में, शहरी हकूक भी ख़त्म हो रहे हैं और आइन भी ख़तरे में है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। देखें, इलेक्शन होने हैं, होंगे, अभी इतनी क़यामत नहीं आई, ये मुल्क इतना भी अब बर्बाद नहीं हो गया कि किसी एक शख्स की या एक गिरोह की मर्जी के मुताबिक इलेक्शन ना हो। आप ताख़ीर कर सकते हैं, उसके भी नतायज भुगतने होंगे इन लोगों को। इलेक्शन इस साल इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल इलेक्शन होंगे, लाजमन होंगे। लेकिन ये जो लोग आज हरकतें कर रहे हैं मुस्तक़बिल में, ठीक है, ये एक ऐसी रिवायात सेट कर रहे हैं कि कल को ये कहने के काबिल नहीं होंगे कि जी फलां ज्यादती, वो कहेंगे ये तो आप भी करके आए हैं। जो भी ये बात करेंगे
ये इनके सामने रख दिया। आज इमरान खान की तकरीरें हम सुनाते हैं ना कि ये बात आपने इस तरह से की थी, लेकिन ये जो 3.5 साल का 10 महीने से अगर आप मुकाबला करें तो आपको 3.5 साल तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जन्नत था कि जनाब लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, 8-8 दिन मौलाना फजल रहमान बैठे हुए हैं, उनको खाने भी मिल रहे हैं, सब कुछ। अब हालत ये है कि आप रैली नहीं निकाल सकते। तो ये जमहूरियत पसंद जो हैं, ये हुक्मरान तबका जो है, ये अपने साथ ज्यादती कर रहा है। ये जो 3.5 साल तक इंतकाम की बात करते थे, अब इन्होंने इंतकाम को एक रिवायत का हिस्सा बना दिया है। और अगले जब आके खाना खास्ता इंतकाम इनसे लिया जाएगा तो ये कह भी नहीं सकेंगे, ये चीख भी नहीं सकेंगे। हर आदमी नहीं शाह साहब, वो आप देखिएगा उस वक्त डबल चीखेंगे। आप इस बात की टेंशन ना लें। माशाल्लाह हमारे सियासतदानों में बड़ी कैपेसिटी है इस चीज की। लेकिन मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ में चौधरी साहब से। ये स्पेस अपनी जो है मजीद श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्पेस खो रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड पर बड़ी रोशनी डाली है इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी, लेकिन जो मरियम साहिबा बात कर रही हैं, देखिए उनकी भी तो फिर बात सुननी पड़ेगी ना। वो भी ये कह रही हैं कि जो फिर उन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनका भी तो इजाला हो। ये बात तो चले, ये बात ठीक है। अभी अगर पीटीआई के साथ कुछ गलत हो रहा है, हम सब कह रहे हैं कि यार ये गलत है, रैली पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, कारकुन भी जाम बहक हुआ है, उसको भी सब ने कंडेम किया और बड़ा दिल अफसुर्दा भी है उसकी मौत के ऊपर। लेकिन जो फिर वो कहती हैं, फिर वहां से बात शुरू की जाए जहां पनामा केस आया था, जहां पे नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, तो वो कहती हैं फिर पहले वो चीजें सही हों। ये भी वो भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं फिर। तो इससे पीछे मेमो गेट पे चले जाए। अच्छा, वो भी अपना उसको भी दुरुस्त करवा लें। इफ्तिखार चौधरी की बहाली की मोमेंट पे चले जाएं, जो नुकसान उससे पहुंचा है वो भी दुरुस्त करवा लें। फिर बहुत सारे पीछे मामलात हैं, फिर भुट्टो साहब की फांसी से शुरू कर लें, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। जब पीछे जाना है तो फिर पीछे चलते हैं। फिर 71 के साने के ऊपर क्यों ना बात हो, जो मुल्क 2 लख्त हुआ जिनकी वजह से हुआ उनके ऊपर क्यों ना बात हो, उससे पीछे चले जाएं। तो जब अयूब खान ने टेक ओवर किया मोहतरमा फातिमा जना के साथ हुआ, फिर ये तो मजाक है ना। इस तरह से अगर आपने मुल्क आगे चलते हैं, पीछे तो नहीं चलते। ये जो बीबी बात कर रही हैं ये बहुत ही सती और आमियाना बात है। आपने मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चलाना ना जी। ख्वाहिशात तो बहुत सारी, बराबरी की ख्वाहिश हमारे प्रोग्राम में भी हर वक्त रहती है कि हम हर बात पे जो मजलूम है उसको जालिम साबित के साथ खड़ा करके साबित करते हैं कि उनके साथ वो भी ऐसे थे। नहीं होनी चाहिए। जो बात दुरुस्त है दुरुस्त है, गलत है गलत है। नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, वो करप्शन के इल्ज़ाम पे बरतरफ हुए और 5 जजेस ने उनको घर भेजा। वो उन्हीं फ्लैटों में रहते हैं जिनके ऊपर, जिसका इल्ज़ाम उनके ऊपर था। वो उन्हीं पैसों का हिसाब देने में नाकाम रहे हैं जिनका उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। वो उनके बच्चे बाहर रहते हैं और उन्हीं फ्लैटों से वो कमाई करते हैं और उन्हीं जगह पे रहते हैं। वो इस निज़ाम का मुंह चढ़ा रहे हैं। वो मुजरम हैं। मुजरम हो के वो बाहर 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हैं। किसी की जुर्रत है किसी मुझे एक तारीख में एक बता दें आदमी जो मुजरम हो, जिसको जिस तरह से उनको बाहर भेजा गया, उसके पीछे कौन था जब उनको बाहर भेजा गया। ठीक। तो बात यह है कि इस तरह से अगर बात ख्वाहिशात पे करनी है, इसीलिए तो आइन होता है, इसीलिए कानून होता है कि किसी की ख्वाहिश उसूल के मुताबिक लेकिन जैसा वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम किसने किया था? वजीर आला कौन था, वजीर सेहत कौन था और वजीर आजम कौन था? शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। ये अगर आपको ये गलत फहमी इमरान याकूब खान को नहीं होनी चाहिए कि वे फैसले कौन लेता है पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन वजीर आजम अगर फैसले नहीं लेता तो उसको रोकना तो चाहिए था ना उन फैसलों को, क्योंकि वो तो जमहूरियत के बड़े दाई हैं। जब रोका था तो फिर उसका क्या हाल हुआ है? फिर उसके बाद 9 अप्रैल हो गए। चलिए, इसके ऊपर अब हमारी एक लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। इरशाद अहमद साहब, आप हमारे साथ सर मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं प्रोग्राम में और फिर उसके बाद फर्दर कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे गैलप सर्वे की भी, उसमें भी बड़े हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं, तो उस पर भी ज़रा बात हो जाएगी ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी पॉलिटिकल सिचुएशन में, जो सारा एक माहौल है इस वक्त बड़ा हीटअप है और उसमें क्या कुछ चल रहा है। इमरान साहब, एक जाने मरीम नवाज साहिबा तो ये कह रही हैं कि पहले एहतसाब हो, पहले पलड़े बराबर हों, पहले इमरान खान का सारा मामला जो है वो हो, सारा जो एहतसाब वगैरह गिरफ्तारी है वो, फिर उसके बाद होगी इंतखाब की बात। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने तो टिकट के लिए दरख्वास्तें मांगनी है। तो ये क्या PMLN डिवाइडेड है कि इलेक्शन के ऊपर इनकी पॉलिसी है क्या? देखिए कोई डिवाइडेड नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से बाहर नहीं रख सकते। तो सच्ची बात तो ये है कि PDM की बिल्कुल इस वक्त ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन जितना भी पोस्टपोन हो वो समझते हैं कि उनके लिए उतना ही अच्छा। और ख़ास तौर पे अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं अदालत की तरफ से, तो वो समझते हैं कि उस सूरत में इलेक्शन मज़ीद अगर पोस्टपोन हो जाए तो उनको उसका फ़ायदा होगा। ये अगरचे ये अलग बात है, मेरी ज़ाती राय में अगर इमरान खान नाअहल भी हो जाए और इलेक्शन वक्त पे हो तो उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा, उनकी जमात को फ़ायदा होगा। लेकिन वो PDM ये तो चाहती है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंदर ये डर मौजूद है ना कि अगर इलेक्शन हो ही गए तो फिर क्या होगा। लिहाजा ये टिकट तो उसके लिए मांगे, अब इलेक्शन में तैयारी तो कर दी है उन्होंने। वॉक ओवर तो नहीं देना कि उनके बंदे टिकट भी ना जमा कराएं, कि अप्लाई भी ना करें और PTI वाले जो है वो बिला मुकाबला ही हो जाए। लेकिन इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो मरियम एक नैरेटिव लेके चल रही हैं, सारी जमात उसके साथ खड़ी है? क्योंकि मरियम जो बात कर रही हैं जलसों में, कन्वेंशंस में, तकरीरों में, इंटरव्यूज़ में, बाकी जो उनके लीडरान हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हो या बाकी जो उनकी लीडरशिप है, वो हमें उस तरह से उस शद्दोमद के साथ वो बयानियाँ दोहराती नज़र नहीं आती। समीना देखिए, मरियम नवाज जो है ना, वो समझती हैं कि वो इस तरह का कोई बयानियाँ बना लें कि जिससे वो आवाम को, जो उनसे नाराज़ हो चुके हैं या जो उनसे रूठे हुए हैं या जो मुस्लिम लीग का वोटर और उनका सपोर्टर पीछे जा चुका है, उसको वापस अपनी तरफ समेट लें। तो उसके लिए वो समझती है कि पंजाब के अवाम जो हैं वो इस तरह की बड़कें और इस तरह की बातों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो ये बयानियाँ अपनाए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि इस बयानिए को उतनी देर तक पजीराई नहीं मिल सकती जितनी देर तक, देखें, मरियम नवाज आई, जलसा किया, चली गई। क्या उनका मुस्लिम लीग नून में अपने कारकुन से उस तरह का राब्ता है? क्या वो उन आम कारकुन की जो अटक में बैठा हुआ है, जो सादकाबाद में बैठा हुआ है, जो कहीं बैठा है, उसकी उन तक उस तरह की रसाई कारकुन तो चलिए मान लिया कि वो दूर है, लेकिन लीडरशिप की मैं तो बात कर रही हूँ, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, मुझे तो वो भी कहीं वो दोहराती नजर नहीं आ रही बातें जो मरियम कह रही हूँ। बुनियादी तौर पे अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मुस्लिम लीग की नून की जो लीडरशिप है वो इस वक्त हमजा शहबाज की कमी को महसूस कर रही है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उसको वो ये समझते हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा की जो बयानिया है, अगर ये पिट गया तो इससे अगर उन्हें नुकसान होगा तो उनकी अपनी सियासत को भी, जो मोतदिल किस्म की सियासत करना चाहते हैं, जो अदारों से टकराव नहीं चाहते, जो मुस्लिम लीग नून की और मियाँ शहबाज शरीफ की शुरू से जो पॉलिसी रही है कि इदारों के साथ लेके चलना है, तो उसमें वो बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून में सियासत वाले, वो उसी सोच के हामी हैं। लिहाजा मरियम नवाज को कहीं ना कहीं ये मुश्किल ज़रूर पेश आ रही है कि शाहिद हक्कान अब्बासी हों या ख्वाजा आसिफ हों या साद रफीक हों, वो कहीं ना कहीं उनको उसमें रुकावट होती है। अगरचे वो सब इस बात पे, बेशक वो सब खामोश भी हैं, उनके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वो उनके साथ भी उस तरह नजर नहीं आ रहे जिस तरह से नवाज शरीफ के साथ वो नजर उसकी वजह से भी ना कि उन्होंने इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ना है ना। चौधरी साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थे। चौधरी साहब, क्या PMLN सारी एक पेज पर है? मेरा तो सवाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ अपने तकरीरों में शहबाज शरीफ साहब का जिक्र भी नहीं करती हैं, ना उनकी पॉलिसियों का, ना उन्होंने कभी इस चीज़ को बावर कराया है। वो जब भी कहती हैं नवाज शरीफ और उसकी बेटी खड़े हो गए, नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने ये कर दिया, तो ये फिर तो इंडिकेट वो कहती है ना, उसकी वजह है ना सर, वो कहती हैं ये मेरी हुकूमत नहीं, अपने आप को डिस्टेंस पर रखने के लिए शायद कहती हैं। ये प्रोटोकॉल फिर ना लिया करें, जो 35 गाड़ियाँ साथ चलती हैं वो भी ना के लिया करें फिर। और मरियम नवाज शरीफ का बयानिया है क्या, उसकी कोई समझ नहीं आती। मरियम नवाज शरीफ क्या बात करती हैं, अभी तक उसमें से कोई बात रीशौर लोगों को तो समझ में नहीं आई है, और इसीलिए कंफ्यूज हैं हम सारे
इमामत में इमरान याकूब खान साहब की कि एक ही करना चाह रहे हैं। नहीं, वो कह रही हैं जनरल फैज ने सब कुछ किया है। जनरल बाजवा क्या कोर्ट मार्शल नहीं मुतालबा कर रही, लेकिन जनरल फैज का कह रही है कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अच्छा, ये जनरल फैज साहब का जो है ना, इसमें मेरी ज़ाती राय आपको मैं बड़ी मुख्तलिफ रखता हूँ। अच्छा। मैं समझता हूँ कि जनरल फैज साहब का जो मामला रहा है वो को पीटीआई के हक़ में इतना ज़्यादा नहीं गया, और वहाँ पे बहुत सारी गलत फहमियों जो हुई हैं उनमें उनका एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा मामला नज़र आता है। लेकिन जनरल फैज साहब का नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी बड़ा हाथ है, और उस वक्त जो सारा मामला हो कौन से वाले बाहर निकालने में भी हुकूमत से बाहर निकालने में या जेल से बाहर निकालने में? जेल से बाहर निकालने अच्छा, जेल से बाहर निकालने में। और जब ये बात की जाती है कि उस वक्त जब पनामा था तब तो ये जनरल फैज़ हमीद साहब उस पोजीशन में नहीं थे। ये आप उनकी तारीख उठा लेना उस वक्त जिस तरह वो तो उन्होंने कामरान खान साहब को मैसेज के थ्रू भी अपना वर्जन दिया है, तो उन्होंने यही बात की कि मैं तो मेजर जनरल था, मैं इस कैपेसिटी में ही नहीं था कि मैं हुकूमत उल्टूं, और जो नहीं चीफ थे तो उनको जो कान में कहता है कोई वो कह देते, और कान में कोई मेरे ख्याल में कोई संजीदा आदमी नहीं बात करता, तावला तारट जैसे लोग बात करते हैं जिनकी कोई अपनी मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, संजीदा गैर संजीदा लोग। तो मरीम नवाज शरीफ की जो इस वक्त मुहिम चल रही है वो तमाम तर सरकारी सरपरस्ती, निगरान हुकूमत की नेक ख्वाहिशात और अमली जो है इक़दामात के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पा रही। इमरान खान की एक ट्वीट पे ये 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये उनके पॉपुलैरिटी से बयानिया इस वक्त इमरान खान का, चाहे वो राइट लेफ्ट सेंटर। अभी मैं उस पे आती हूँ खान साहब के बयानी पे, लेकिन जो मरियम के बयानी की बात हो रही है वो तो साकिब निसार साहब पे भी, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बड़ी तनकीद करी। ये बयान नहीं है, ये बयानिया नहीं है ना समीना, ये तो इल्जामात है, ये बयानिया नहीं होता। इलेक्शन में ये इन बातों से थोड़ी जीतना है। इलेक्शन का बयानिया और होता है, इलेक्शन मुहिम का बयानिया और होता है। सियासी बयानिया इल्जामात की बुनियाद पे नहीं बनाए जाते, उन पे आप नहीं, तो वो तो इमरान खान साहब इल्जामात की बुनियाद पे ही बना रहे हैं ना सर, कि बाजवा साहब ने किया या अमेरिका ने किया या ये आप बिल्कुल ये बात आपने कैसे बात कर दी, हवा में तीर मार दिया, और मतलब ऐसे तो जुल्म ना करें भाई। इमरान खान का बयानिया ये है कि इलेक्शन करके अवाम को हुकूमत का हक दें, उनकी हुकूमत के फैसले बैरूनी मुल्क में नहीं हो। और उनका ये बयानिया है कि आप आज जो ईरान और सऊदीया की डेवलपमेंट हुई है, इसका जो है किसने इस मुल्क में सबसे पहले बात की थी, ये जो पीछे 3.5 साल में आप मतलब तो ऐसे तो फिर इंटरप्रेट करें। नहीं सर, इस तरह तो इंटरप्रेट करें तो मरियम का भी यही बयान है, वो भी तो यही कह रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को निकाला गया बंद कमरों के फैसले थे। यही बात इमरान खान साहब भी कहते हैं, बंद कमरों में फैसले नहीं, अवाम को फैसला करने दें। तो फिर अगर इंटरप्रिटेशन ये बात इसलिए ठीक नहीं है ना कि इसमें उन्हीं फ्लैटों में बैठ के, उन्हीं शीशे के घरों में बैठ के आप कैसे कंकर मारते हैं। या तो आप साबित करें वो आपके नहीं है, या आप अवाम को अभी तक अवाम को तो ये बताया नहीं गया, अवाम को तो लगा दिया रोटी रोजी के चक्रों में जो तबाही उतरी है। बात यह है अच्छा, लेकिन मेरा सवाल उस पर थोड़ा सा आगे था। इमरान चौधरी साहब, जो मैं बात कर रही थी ना साकिब निसार साहब के बारे में, और साकिब निसार साहब कह रहे मैं तो उस बेंच में भी नहीं था जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, तो मैं तो अलग हो गया था, मैंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो फिर वो साकिब निसार साहब, मैंने जी वो केस लड़ा है जी, मेरे से ज्यादा किसको पता होगा, मैंने वो केस लड़ा है जी। हाँ। मैं उधर हर पहली तारीख से आखिरी तारीख तक मतलब मैं उस पर बैठा रहा हूँ। अच्छा। उसमें जो मामला जिस तरह से ये बात किए जाते वैसे है ही नहीं। वो मामलात आपको मैं किसी दिन हम स्पेशल प्रोग्राम करें तो पहला सेगमेंट आधे घंटे का बताइएगा, मैं आपको पूरी कलाई खोल दूंगा कि क्या मामला हुआ था। ठीक है, दोनों फैसलों में। फिर हम उधर पीएमएलएन का भी वकील ढूंढ लेंगे ना, ताकि बात पलड़े तो फिर हमने बराबर करने हैं ना। लेकिन वो भी आ जाए, सईद कोसा साहब के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं, पीएमएल के हमारे पास हैं वकील। चलिए मैं आप पे आती हूँ। लेकिन इमरान साहब, अब तो वो आसिफ सईद खोसा साहब पे भी तनकीद करी है, और कल के एक इंटरव्यू में तो उन्होंने बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा जी वो एक्सटेंशन मांग रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब एज ए चीफ जस्टिस निया साहब से,
अब इस पे मैं वैसे आइन और कानून के ऊपर जो मुख्तलिफ आरा सामने आई और जो मैंने खुद भी रिसर्च की, तो ये बात थी कि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो तो एक सिस्टम के तहत उनका चल रहा है, वो आर्मी चीफ की तरह उनकी अपॉइंटमेंट पिक एंड चूज के ऊपर तो नहीं होती। तो फिर ये बात कुछ हकीकत से करीब तर कैसे हो सकती है जब उन्हें पता है कि वजीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है? देखें, बात ये है सीधी सी कि मरियम नवाज साहबा ने एक बात की है, हो सकता है उनका वोटर, उनका सपोर्टर उस बात पे बगैर किसी वजह के उसकी तस्दीक भी कर दे और यकीन भी ले, लेकिन हमें बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एनालिस्ट किसी भी बात पे उस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसकी ठोस दलील और जवाज़ और सबूत मौजूद ना हो। और मुझे ज़ाती तौर पे जस्टिस साकिब निसार साहब के बहुत सारे फैसलों से बड़ा इख्तलाफ है, और जिस तरह से एक वक्त में वो अदालत को चला रहे थे और अदालती अमूर को चला रहे थे, इवन हमारे जो दोस्त है फैसल चोई साहब, उन समेत बहुत से वकला को भी उस पर बहुत सारे इतराज़ात हैं। हर चीज बस वो जो कह दें, जो उनकी इंतजामिया के काम में मुदाखलत की चीजें, ये इल्जामात इफ्तिखार चौधरी साहब पे भी लगे बाद में। मामला ये है कि अगर आप मरियम नवाज की और इमरान खान के दोनों के बयानात देखें और उनके नाम मिटा दें, उधर से जनरल बाजवा के नाम पे आप स्याही फेर दें, उधर से जनरल फैज के नाम पे फेर दें, तो आपको इमरान खान और मरियम नवाज के बयानों में कोई फर्क नहीं लगेगा। जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जो हर्जा सराई करते हैं, उसी तरह मरियम नवाज साहबा ने शायद उनके मुकाबले में जनरल फैज़ को कर दिया कि जी हम वो पलड़ा बराबर करने के लिए। अब मामला ये है कि एक की नज़र में एक हीरो है और दूसरा विलन, दूसरे की नज़र में दूसरा हीरो है और पहला विलन। सब देखने की बात ये है ना कि जो जनरल फैज पे इल्जामात लगा रही है मरियम साहिबा, तो वो उसके उस वक्त ना वो तो आर्मी चीफ थे, ना तो वो उस वक्त इवन ISI चीफ भी नहीं थे, तो वो फिर हकीकत से करीब तर लगेंगे, या फिर इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, और उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ भी थे और बहुत सारी चीजें भी बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री की हैं, तो या वो हमें हकीकत से करीब तर लगेंगे। सिर्फ इसलिए उन पे यकीन करने के वो इमरान खान साहब कह रहे हैं और जनरल बाजवा। मैंने ये बात की, मैं तो ये अब मेरा जवाब भी तो सुन लेना। लॉजिक है ना ये कि अगर जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो जो कुछ हुआ वो जनरल बाजवा ने किया। ये फिर ये है ना बात कि इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पर उनके वकला फैसल चोई साहब भी उनके ब्याह पे बहुत सी एप्लीकेशन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं एप्लीकेशन देते कि कमीशन बनाया जाए और जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात की जाए, जो इनके इल्ज़ामात हैं कि आया वो ठीक है या गलत है। उसी तरह मरियम नवाज साहबा अगर वाकई ये समझती हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जनरल फैज के खिलाफ करें। सर वो तो आपको पता है ना, उनके अपने इदारे के तहत ही होती हैं तहकीकात, सुप्रीम कोर्ट तो फिर आवाम को भी तो ये पता चलेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा भी कोई तहकीकात या तहकीक या उसमें कोई इंक्वायरी कर सकता है या लेकिन क्या नाम है चौधरी साहब, जनरल बाजवा के खिलाफ सिर्फ तहकीकात का मुतालबा क्यों कर रही हैं, जनरल फैज के खिलाफ सिर्फ क्यों कर रही हैं, जनरल बाजवा के साथ क्यों अब इख्तिलाफात खत्म हो गए PMLN के? वरना पहले तो नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला की तकरीर में नाम लेके कहा था कि बाजवा साहब आप हैं जिम्मेदार हमारी अच्छी भली हुकूमत को घर भेजने के। वो सुलह होगी अब अंकल हो गए होंगे ना, ये इनके बयानात भी तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं ना। अब्बा जी कुछ और कहते हैं, अब्बा जी कुछ और कहती हैं, भाईजान कुछ और कहते हैं। बात यह है कि बाजवा साहब ने तो फिर इनको मान लिया ना अपने इंटरव्यूज़ जो उन्होंने अपना वो बिला वास्ता तौर पे दिए हैं, उसमें तो उन्होंने कहा कि फिर हम उनको लेके आए तो फ़लाँ को गिराया तो फ़लाँ को लाए, तो फिर बाजवा साहब के पास या फिर बाजवा साहब के पास भी टेपें होंगी। अब इसके अलावा तो कोई बात समझ में नहीं आती कि क्या होगा और क्या नहीं है। बहरहाल बयानिया की जंग इस वक्त दूसरे को जर्नलों को टारगेट करके और जजों को टारगेट करके हमें चलती नजर आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। गैलेप सर्वे बताता है हमें कि इस बयानिए की जंग में कौन आगे और कौन पीछे है। जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो 61% के करीब है, और बाकी जो जमातों के मुख्तलिफ लीडरान हैं उनकी आप देख सकते हैं, PMLN के भी मैं इतने स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन 30 से 32, 36%, 35% इस तरह से है। शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम की, और जरदारी साहब सबसे कम सिर्फ 27% पर हैं। तो ये बयानिए की जंग में इमरान खान साहब सबसे आगे 61% पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात ये भी है कि ऐसे भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, यानी 52% के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कोई नई जमात आनी चाहिए और नई सियासी जमात आए तो फिर जो है बात बनेगी। वो इन तमाम जमातों से जो हैं बददिल हो चुके हैं। इमरान साहब ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये लोग अब तंग आ गए इन सियासी जमातों से
और या फिर दूसरी जो बात है कि 61% के साथ खान साहब आगे हैं, ये देखिए कैसे समीना, बात सीधी सी है। इमरान खान साहब का अगर आप बयानिया देखें तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बयानिया में सबसे आगे हैं, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून हो या PDM की तमाम सियासी जमातें, वो कहीं पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे हैं। बयानिया बनाने में तो इमरान खान साहब चैम्पियन है, इसमें तो कोई राय नहीं है। आप उसके बयानिए से चाहे इत्तफाक करें चाहे इख्तलाफ करें। जो ये बात है ये बड़ी गौरतलब है कि 53% पाकिस्तानियों की ये राय है कि नई एक सियासी जमात बननी चाहिए, यानी 53% पाकिस्तानी, यानी आधी से ज़्यादा आबादी आपकी जो है वो इस वक्त मौजूदा सियासतदानों और मौजूदा सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला हैं या इनसे मायूस हो चुके हैं। उनके ख्याल में ये डिलीवर ही नहीं कर सकते, लिहाजा कोई नई सियासी जमात बने और वो आके पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाले। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब भी सियासतदानों ने फिर वही बात कि होश के नाखून ना लिए तो ये मामला मजीद बढ़ेगा, और आप अगर हालात इसी तरह से रहे तो ये 53% जो है 83% भी हो सकती है। अच्छा। फिर ये सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो चाहे PTI के हों, नून के हों, पीपल्स पार्टी के, वो कहाँ मुँह छुपाते फिर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपसे मेरा सवाल ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा आपसे सवाल ये कि जब हम आम तौर पर देखते हैं, लोगों से बात करें तो लोग बड़ा इजीली ये कैजुअली बात कर तो देते हैं कि हाँ नहीं है सारे इक्को जने जी, कोई नए बंदे होने चाहिए, साफ सुथरे लोग आने चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन जब कभी ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, नए लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे मुतवसत तबके के लोग को, नौजवान कोई आगे लाए जाते हैं, तो फिर वही ज़ात बरादरियाँ, जागीरदारी सिस्टम और ये सब लोग जाके वोट फिर उन्हीं को डाल आते हैं जिनके नाम होते हैं, जो बड़े बड़े टिकट होल्डर पहले से चलते आ रहे हैं, रिवायती सियासतदान। तो क्या ये सिर्फ सवाल सर्वे में जवाब देने के लिए लोगों का होता है? क्योंकि जब प्रैक्टिकली करना होता है तो फिर वही रिवायती चेहरे हमें नजर आते हैं जो सदियों से असम्बलियों में बैठे हुए हैं। देखिए, सियासत जो है वो इज्तिमाई माशरे का एक रवैया होता है, तो सियासत के एक अपने असरार और रमूज़ होते हैं। ये जो आप बरादरी या धड़ेबंदी या जागीरदारी, खैर तो इस मुल्क में कुछ इलाकों में शायद हो, बाकी तो कोई नहीं है। पंजाब में तो तकरीबन अबॉलिश हो चुकी है। इसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं, और इस चीज़ को करना या सियासत, अमली सियासत करना, हल्के की सियासत करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये उस पर तनकीद तो कर देते हैं हम सब सारे लोग, लेकिन जो लोग ये करते हैं उनके साथ जब आप टाइम गुजारे हैं तो फिर आपको पता लगेगा कि ये आसान काम हम आपका दर्द समझते हैं। जहाँ तक बात यह है कि 52% लोग नई जमात चाहते हैं, ये या 54% चाहते हैं। बात इस वक्त ये है कि इसमें आपने जो मरीम नवाज़ के इंटरव्यू की जो हुए उसमें आपने वो बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हम 3 नून के थे तो 36 सबको मिले और सबको मिला के वो जो है आप सर्वे देखें। तो मतलब इसमें आप अक्ल का मातम ही किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। खान साहब जो हैं आउटराइटली, ये गैलप सर्वे हुआ है, मेरे ख्याल में इलेक्शन और जो है दूर हो जाएगा इससे। ये सर्वे ना ही आए, बल्कि सर्वे जो हैं वो कुछ इस किस्म के मैंने तो राजनपुर के इलेक्शन में भी ये कहा था, इलेक्शन आप लोग खुद ही हार जाएं तो शायद आपको इलेक्शन मिल जाए, नहीं तो फिर यही नहीं। अब मेरी बात सुने, अभी अगर आप देखें ना, अगर मरियम नवाज साहिबा खुद भी कोई सर्वे करवा लेना तो इस वक्त उसमें भी इमरान खान ही जीतेंगे, उस सर्वे में इमरान खान ही जीतेंगे। इसलिए तो PDM की जमातें जो मौजूदा इसमें हालात में, मैं उस दिन ट्विटर पे भी देख रही थी जो GNN का सर्वे था, जो कि इंतहाई इंडिपेंडेंट किस्म का सर्वे था, उसमें भी जो PTI थी वो इंतखाबात में वोट के मामले में वो कहीं कोसों आ गए थी PMLN से। लेकिन बहरहाल जी वक्त खत्म हो गया। इमरान साहब कहना चाह रहे हैं कि खर्चा मालका दा टॉर सजना दी, ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया जी। सर क्लोज करना है प्रोग्राम। मिलते हैं कल नाज़रीन इंशाल्लाह, फिर आपसे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।